Hello everyone. Once again, welcome back to my YouTube channel English with Bipul sir. तो आज आपको डे 2 क्रैश कोर्स, आज जो आपका है क्या है क्रैश कोर्स डे 2, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं। तो आज डे 2 क्रैश कोर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स स्टडी ऑफ इंग्लिश का। तो ध्यान रखना, ये इम्पॉर्टेंट नहीं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के अंदर, आपके 12 बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिए और मैं ये समझाऊंगा, आपको सजेस्ट यही करूंगा एज ए टीचर कि आप क्वेश्चंस को पहले समझिए, केवल रटने पर ध्यान न दें। क्वेश्चंस को समझिए, एनालाइज कीजिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसका सेंस, उसका हिंदी क्या हो रहा है, ताकि इससे क्या होगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, डेट्स हैं, कोई बुक्स का ऑथर है, वो रटना पड़ता है, बट एटलीस्ट अगर हम समझे रहेंगे, दिमाग में वो बातें हिंदी में रहेगी हमारे पास, जो भी हमारा इजी वे है वो क्या है, समझ के काम को करना। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और कल मैंने डे 1 में आपको जो हमारे रेनबो पार्ट 2 के बुक्स हैं, जिनमें अपने 10 पोएम्स हैं, तो सारे पोएम का पोएट्स के बारे में बताया था कि वो किस सेंचुरी से एसोसिएटेड हैं, किससे वो रिलेटेड है, किस सेंचुरी के कवि हैं वो। तो उसको अच्छे से आप कर लेंगे। और आज है क्रैश कोर्स डे 2 स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो आपकी सेकेंड बुक है इंग्लिश की, है ना। उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, मैंने कहा इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और फिर से वही एक रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप ज़रूर से ये कमेंट करें कि वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपको लगता है वीडियो से कोई बेनिफिट नहीं है, कोई आपको नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि उसको हम इम्प्रूव कर सकें। और सेकंड चीज़ ये कि आपको, मेरे हिसाब से मैंने जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट उसको करना शुरू किया है, लेकिन अगर आपको किसी टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। देखिए गैप दिया हुआ है, खाली स्थान है, इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आप क्वेश्चन को समझिए पहले, डायरेक्ट आंसर मत जाइए। क्या है, खाली स्थान है, कोई भी नाम वहाँ पे जो भी नाम आए, इज नोन एज। देखिए नोन क्या है, नो का फॉर्म है, नो मतलब क्या होता है, जाना जाता है। तो खाली स्थान को जाना जाता है एज द फादर। देखिए फादर का मतलब है क्या है, जनक, है ना। खाली स्थान को जानता है किस रूप में, जनक के रूप में। किसका जनक, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश के साहित्य के। मतलब किसे हम कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि कौन है, अंग्रेजी साहित्य का जनक। तो चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, आप कमेंट बताइए कौन सा आंसर है। ऑप्शन है सर वाल्टर स्कॉट, सेकंड है चॉसर, थर्ड है शेक्सपियर और फोर्थ है थॉमस किड। तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट करें कि ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी है या फिर डी है ना। जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो कमेंट करेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ध्यान से सुनिए, याद कीजिए, क्योंकि बहुत समय नहीं आपके पास कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल्स के ऊपर जाइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज यस, बी आंसर है, चॉसर। तो चॉसर को इंग्लिश लिटरेचर का फादर कहा जाता है। कई बार आप ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन देगा कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, है ना, इंग्लिश पोइट्री का फादर किसे कहते हैं, तो वहाँ पर भी चॉसर ही आपका आंसर आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है कि चॉसर को हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। और याद रखिएगा चॉसर कौन से पीरियड से एसोसिएटेड है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न। तो चॉसर का जो संबंध रहा है वो कौन से पीरियड से, मिडिल इंग्लिश से रहा। इस बात को भी ध्यान से सुनकर रखिएगा कि चॉसर का संबंध किससे, कौन से पीरियड में था, ये मिडिल इंग्लिश में था। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, डेट इज सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए वो क्वेश्चन है जो अपने एग्जाम में कंटिन्यूअसली लगातार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज इज, उसके बाद गैप दिया हुआ है, देन संस्कृत, पर्शियन, जो भी है। अब यहाँ पे देखिए ट्रूअर। अब ट्रूअर तो भाषा थोड़ी, ट्रूअर झूठा या सच्चा होता है, ये तो ऑप्शन कभी होगा ही नहीं। सेकंड है देखिए ओल्डर, और सी ऑप्शन है यंगर, और डी है कि नॉट नोन। देखिए अब इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में एक चीज़ जान लीजिए, आप एक चीज़ सीख लीजिए कि इंग्लिश जो भाषा का जो भी परिवार है, जो भाषा है, जैसे हमारा एक परिवार होता है, वैसे ही जो भाषा का परिवार, इसमें इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, फ्रेंच, है ना, इटालियन, स्पेनिश, लैटिन, ये सारी लैंग्वेजेस है। तो इस भाषा के परिवार में अगर कोई सबसे नया सदस्य है, यंगर है, तो वो कौन है, इंग्लिश है। तो याद देखिए अगर कभी भी इंग्लिश वर्ड शुरू में रहे और बाकी जो अदर भाषा, कोई भी संस्कृत है, पर्शियन है, इटालियन है, स्पेनिश है, लैटिन है, वो अंतिम में रहे, तो आपको क्या भरना है वहाँ पे, यंगर। हम क्या समझा रहे हैं, बस एक ही बात समझ लो दिमाग में
कि भाषा का जो फैमिली है जिसमें संस्कृत है, पर्शियन है, लैटिन है, ग्रीक है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, इटालियन है, ये कोई भी भाषा जो है इस परिवार में सबसे नया जो भाषा है, मतलब सबसे छोटा भाषा कौन सा? इंग्लिश। तो भाषा तो छोटा बड़ा नहीं होता है, क्या होता है? नया पुराना। तो यहाँ ओल्डर का सेंस ये मत सोचना कि बड़ा, यंगर मीन्स छोटा। ओल्डर का मतलब क्या है? पुराने से है, और यंगर से क्या है? नए से है। तो इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? यंगर है, मतलब नया है, संस्कृत, पर्शियन, इटालियन, स्पेनिश, ये सब की तुलना में। अब यही क्वेश्चन को उल्टा कर दे, संस्कृत को शुरू में लेकर चला जाए। मैंने क्या बोला? याद रखिएगा ट्रिक, अगर इंग्लिश शुरू में है तो यंगर भरिएगा, और अगर इंग्लिश लास्ट में तो क्या भरेंगे? ओल्डर भरेंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। चलिए देखिए नंबर थर्ड है द वर्ड इंग्लैंड। इंग्लैंड जो शब्द है, या नीचे देखिए मैंने लिखा है नेम, जो वर्ड क्या है? इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड, या फिर क्या है जो नाम है इंग्लैंड। केम इनटू यूज, देखिए कम का केम होता है, तो इंग्लैंड वर्ड यूज में कब आया? इन एडी। देखिए एडी, एडी का मतलब क्या है? एनो डोमिनी। एडी का मतलब क्या है? एनो डोमिनी। जिसको नहीं आता वो फट से नोट कर लेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको इजी वे में समझ में आएगा। तो जो इंग्लैंड नेम है, देखिए आप सब जानते हैं कि इंग्लैंड का सबसे जो स्टार्टिंग में नाम था, है ना, क्या था? एंजलसीन, देन इंग्लैंड, और तब क्या हुआ? इंग्लैंड हुआ। तो क्वेश्चन है कि इंग्लैंड वर्ड जो था, नाम था, वो नाम यूज में कब आया? तो इन एडी। फटाफट कमेंट कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है 1066, सेकंड है 1013, थर्ड है 1000, फोर है 449, यानी कि 449। तो कमेंट कीजिए फटाफट, कौन सा आंसर होगा? यस, वेरी गुड। तो आंसर जो आपका है वो कि इंग्लैंड वर्ड यूज में कब आया? तो एडी 1000। याद रखना है कि इंग्लैंड वर्ड कब आया यूज में? एडी 1000। और एडी का मतलब क्या है? एनो डोमिनी, DOMINI। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। देखिए इसमें सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये नहीं कहना कि ये ज़्यादा ये कम, सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही मैंने चुना है आपके लिए। गैप इज द साइनोनिम्स। देखिए साइनोनिम्स सिंपल भाषा समझे, एंटोनिम्स और साइनोनिम्स। तो एंटोनिम्स होगा तो अपोजिट वर्ड, उल्टा शब्द, और साइनोनिम्स क्या होगा? पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द। तो कह रहा है कि खाली स्थान है साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड ड्रामा। ड्रामा आप जानते हैं नाटक, तो ड्रामा वर्ड का साइनोनिम्स क्या है, यानी कि ड्रामा वर्ड का समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए नॉवेल, नॉवेल तो कभी होगा उपन्यास, है ना। आप ऑप्शन अपना लिखिए कमेंट बॉक्स में, क्या होगा आंसर, है ना। नॉवेल उपन्यास, प्ले मतलब नाटक होता है, स्टोरी कहानी, और पोएम कविता। तो कॉमन सी बात है कि ड्रामा का मतलब ही क्या होता है? नाटक। तो इसका साइनोनिम्स, इसका आंसर कौन सा होगा? 4 का बी, यानी कि प्ले जो वर्ड है वो ड्रामा का साइनोनिम्स है। देखिए 5 क्वेश्चन है। द वर्ड ड्रामा, जो वर्ड ड्रामा है, कम्स, ये वर्ड आया कहाँ से? कम्स फ्रॉम अ खाली स्थान वर्ड, गैप दिया हुआ है, मतलब ड्रामा वर्ड आया कहाँ से? ड्रामा वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ? तो देखिए ऑप्शन है लैटिन वर्ड, ग्रीक, फ्रेंच और स्कैंडिनेवियन। तो अब आप कमेंट कीजिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? लैटिन होगा, ग्रीक होगा, फ्रेंच होगा, या स्कैंडिनेवियन। क्वेश्चन क्या है कि ड्रामा वर्ड कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है ये वर्ड, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करें फटाफट। तो ड्रामा वर्ड का जो ओरिजिन है ये कहाँ से आया है? तो ड्रामा वर्ड ग्रीक से आया है, ठीक है। याद रखिए ड्रामा वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। 6 है तुगलक। तुगलक एक क्रिएशन, एक रचना का नाम है। तो तुगलक इज रिटन बाय, देखिए रिटन बाय, लिखा गया के द्वारा, बाय लगाया के द्वारा। तो तुगलक को किसने लिखा है? चलिए कमेंट कीजिए फटाफट। फर्स्ट ऑप्शन है बंकिम चंद्र, सेकंड JB शॉ, थर्ड गिरीश कर्नाड, और 4 जॉन लिली। अब देखिए इसमें एक तो क्लियर आप समझिए कि तुगलक ये इंडियन है ना। तो इसमें जो भी राइटर होगा, कॉमन सी बात है, डी ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, जॉन लिली, नाम से क्लियर है। तो देखिए तुगलक का राइटर कौन है? गिरीश कर्नाड, याद कर लीजिएगा अच्छे से। तुगलक का राइटर कौन है? गिरीश कर्नाड। 7 क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी जो भाषा इज, वो है गैप ईयर्स ओल्ड, मतलब पुरानी, मतलब अंग्रेजी भाषा खाली स्थान साल पुरानी, कितनी साल पुरानी है? कमेंट कीजिए। 1500, 1800, 1000 और 800। यस, वेरी गुड। तो इंग्लिश लैंग्वेज कितनी पुरानी है? 1500 ईयर्स, 1500 साल, 100 साल पुरानी भाषा है। इंग्लिश भाषा कितनी पुरानी है? 1500 साल पुरानी भाषा है। कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। देखिए द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, देखिए नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बारे में समझिएगा। नॉर्मन क्या था? एक ट्राइब, एक जाति का नाम था, और कॉन्क्वेस्ट वर्ड का मतलब क्या था? विक्ट्री, यानी कि जीत। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस, देखिए टेक प्लेस का पास्ट है टुक प्लेस। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो घटना है कब घटी, किस एडी में घटी? आप सब जानते हैं कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब घटी। तो देखिए ऑप्शन है 1066, 1150, 449, 1166, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो है ये कब का घटना है? ये ओल्ड इंग्लिश का घटना है।
और इसका सही आंसर क्या होगा? यस, वेरी गुड, ये नंबर ए 1066। यानी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट नाम की जो घटना थी, ये घटना कब घटी थी? ये घटना घटी थी आपका 1066 में, 1066 में। और याद रखिएगा ये 1066 वही समय है जिसने ओल्ड इंग्लिश पीरियड को क्या किया था? खत्म किया था, एंड हुआ था। यानी कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट घटना के बाद ही उसी वक्त 1066 में ओल्ड इंग्लिश खत्म हो गया था। आपको मालूम है कि ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब से कब है? 4492 टू 1066 तक। तो क्लियर हो गया कि 8 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। अब देखिए 9 क्या है? द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी, पहला जो इंग्लिश का ट्रेजिडी था, ट्रेजिडी भी क्या है? का ड्रामा ही है, बट ये थोड़ा सा सौरो है ना। ट्रेजिडी होता है ना, बोलते हैं मेरे साथ एक ट्रेजिडी हो गई, दुखद चीज़ हो गई। तो ट्रेजिडी में थोड़ा सौरो होता है, थोड़ा दुखद होता है। तो फर्स्ट इंग्लिश का जो ट्रेजिडी था उसका नाम क्या था? देखिए 4 ऑप्शन है, किंग लियर। और जब तक मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ आप अपना आंसर को कमेंट करें, ताकि आपको मालूम पड़े कि आपने कितना पढ़ा है, आपकी तैयारी किस फॉर्मेट में अभी तक पहुँची है, कितना और ज़्यादा इफर्ट लगाने की जरूरत है, या आप ओके हो अपने साथ। तो ये सब ध्यान रखिए। तो फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी कौन सी थी? किंग लियर है, रोइस्टर है, गॉर्बोडक है, और क्या है? स्नेक। तो देखिए स्नेक तो ऐसे ही छटेगा, बिकॉज स्नेक आपके रेनबो पोएम का क्या है? रेनबो बुक है, उसमें एक पोएम है स्नेक। तो फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर सी, गॉर्बोडक। याद रखना है कि जो इंग्लिश की जो पहली ट्रेजिडी है, जो इंग्लिश की पहली ट्रेजिडी है, उसका नाम क्या है? गॉर्बोडक। अब देखिए जो 10th है, 10th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फेयरी क्वीन इज अ, अब फेयरी क्वीन जो रचना ये क्या है? देखिए होली बुक समझते हैं, पवित्र किताब। आप लोग अपना कमेंट में आंसर्स को लिखते रहिए, मैं समझाता रहूँगा। नंबर बी है ड्रामा, नंबर टी है रोमांटिक इपिक, और 4 क्या है? डी ऑप्शन, पोएम। तो फेयरी क्वीन, ये नंबर 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कीजिएगा। तो देखिए फेयरी क्वीन क्या है? इसका आंसर क्या होगा? सी, रोमांटिक इपिक। देखिए अब रोमांटिक तो समझ ही रहे आप लोग, और इपिक का मतलब एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम या स्टोरी होता है। नैरेटिव पोएम मतलब इसमें अपने बारे में कोई नैरेट किया, कुछ बताया जाता है, कोई चीज़ को, मतलब कोई भी घटना को आपने देखा, कोई बात है, उसको आप एक्सप्रेस करते हैं। लॉन्ग, ये काफ़ी लंबी होती है, तो इतना डिटेल से उतना ये ऑब्जेक्टिव है। फेयरी क्वीन क्या है? एक रोमांटिक इपिक है, इसी बात को ध्यान रखना है। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब आते हैं 11 पे। देखिए गैप लैंग्वेज वाज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, मतलब खाली स्थान जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो वर्ल्ड लैंग्वेज थी, विश्व की भाषा थी। अबाउट 800 ईयर्स एगो, मतलब 800 साल पहले। एगो होता है पहले, तो कौन सी भाषा वो भाषा थी जो 800 साल पहले क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय भाषा थी, वर्ल्ड लैंग्वेज थी, पूरी दुनिया की भाषा थी। तो फर्स्ट है इंग्लिश। देखिए इंग्लिश तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इंग्लिश तो अभी वर्तमान में ही है भाषा। सेकंड है फ्रेंच, थर्ड है लैटिन, और 4 में क्या दिया है? नन। चलिए फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। मैंने एक तो बता ही दिया कि इंग्लिश नहीं होगा, बाकी बच गया फ्रेंच और लैटिन। तो जिन्होंने भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक्स को अच्छे से पढ़ा होगा उनको ये बिल्कुल आंसर मालूम होगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है ये भी। तो लैटिन भाषा, देखिए आज के टाइम पे इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वर्ल्ड लैंग्वेज है, बट बिफोर इंग्लिश लैटिन वाज इंटरनेशनल लैंग्वेज, है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 11 का सी। देखिए 12 है इंडियन इंग्लिश इज क्लोजर टू गैप इंग्लिश। अब इंडियन इंग्लिश क्या है? क्लोजर है, मतलब मिलता जुलता है। किससे? कौन सी इंग्लिश? देखिए ब्रिटिश, अमेरिकन, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन। देखिए इसका सिंपल जवाब है, कई बार कॉमन सेंस नाम का एक चीज़ होता है, आप सब लोग सुनते हैं घर में आपके लोग क्या कहते हैं? अंग्रेज चला गया, अंग्रेजी छोड़ गया, अंग्रेज चला गया। मतलब इंडिया में इंग्लिश किसका देना है? अंग्रेजों का देना है। और अंग्रेज कौन थे? ब्रिटिशर से। तो कॉमन सी बात है कि 12 की इंडियन इंग्लिश किसके क्लोजर है? इंडियन इंग्लिश किससे मिलता है? तो आपको याद आंसर क्या होगा सीधा इसका? यस, वेरी गुड। कौन सा होगा? आंसर नंबर ए। तो याद रखना है कि इंडियन इंग्लिश किससे मिलता है? ब्रिटिश इंग्लिश से मिलता है। अच्छे से याद रखिएगा, इंडियन इंग्लिश किससे मिलता है? ब्रिटिश इंग्लिश से मिलता है, या अमेरिकन इंग्लिश से नहीं मिलता है। और एक बात यहाँ और ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों आपस में क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है, इसको ध्यान रखना है। 13 वापस से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि चौसर डिड नॉट यूज। देखिए अभी हम लोग पढ़े थे शुरुआत में कि चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, और कई जगह भी क्वेश्चन आता है कि चौसर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहा जाता है। और एक और आपने अब क्वेश्चन आ गया यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स में आया वो क्वेश्चन है कि चौसर डिड नॉट यूज, चौसर यूज नहीं करते थे क्या? द वर्ड्स ऑफ, शब्दों को, खाली स्थान पीरियड। मतलब कौन सा पीरियड? देखिए आप सब जानते हैं कि इंग्लिश भाषा का डेवलपमेंट का वी हैव 3 पीरियड्स, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश कब से कब था? रिकॉल कीजिए सब लोग, बोलिए एक बार कि ओल्ड इंग्लिश कब से कब था? यस, वेरी गुड, 4492 टू 1066। मिडिल कब तक था? तो 1150 टू 1500। और मॉडर्न कब तक था? 1500 टू टिल नाउ, इनका अभी तक मॉडर्न इंग्लिश चल रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा कि चौसर कौन से पीरियड के इंग्लिश के वर्ड्स को यूज नहीं करते थे?
ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न और क्या दिया हुआ है नन। तो आंसर कीजिए इसका कौन सा होगा। यस वेरी गुड, आंसर इसका ए होगा। चौसर जो है वो अपने राइटिंग्स में, अपने क्रिएशंस में, अपनी रचनाओं में ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ नहीं करते थे। ठीक है, देखिए 14 है एंग्लो सैक्सॉन्स। आप जानते हैं एंग्लो सैक्सॉन्स एक ट्राइब, एक जाति का नाम है। तो एंग्लो सैक्सॉन्स इन्वेडेड, एंग्लो सैक्सॉन्स ने इन्वेड किया। देखिए इन्वेड वर्ड का मतलब होता है आक्रमण करना, अटैक करना, क्योंकि पास्ट में घटना इसलिए इन्वेडेड लगा हुआ है। तो याद रखना इन्वेड का मतलब क्या होता है, आक्रमण। तो एंग्लो सैक्सॉन्स ने इन्वेड किया यानी कि आक्रमण किया इंग्लैंड पे, है ना। किस सेंचुरी में, सेंचुरी का तो क्या था, शताब्दी। और एक सेंचुरी का मतलब कितना साल होता है, तो 100 ईयर्स। याद रखिएगा 1 सेंचुरी इक्वल टू 100 ईयर्स। तो क्वेश्चन में कि एंग्लो सैक्सॉन जो जाति थी, है ना, उसने इन्वेड कौन से सेंचुरी में किया इंग्लैंड के ऊपर। इन्वेड का मतलब मैंने क्या बता दिया, आक्रमण। तो आंसर है 6th, 12th, 5th और 21st। तो फटाफट कमेंट कीजिए कौन सा आंसर होगा। यस वेरी गुड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, 5th सेंचुरी। तो याद रखना है कि एंग्लो सैक्सॉन्स जो जाति थी उन लोगों ने इंग्लैंड पे इन्वेड किया, आक्रमण किया, कौन से शताब्दी में, 5th सेंचुरी में। और देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है 15 नंबर, बाई द गैप सेंचुरी, मतलब खाली स्थान सेंचुरी तक इंग्लैंड हैड बिकम अ वेरी पावरफुल नेशन। यानी कि इंग्लैंड एक बहुत ही, बोलते ना, सर्वशक्तिमान राष्ट्र बन चुका था, काफ़ी पावरफुल नेशन बन चुका था। तो क्वेश्चन क्या कि इंग्लैंड वो कौन सा सेंचुरी था, किस सेंचुरी तक इंग्लैंड अपने पूरे लय में आ चुका था, मतलब ये काफ़ी पावरफुल, काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था। तो ऑप्शन है 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 18th और 13th। तो कमेंट कीजिए फटाफट, इसका आंसर कौन सा होगा, 18th सेंचुरी। तो आई होप कि ये 15 क्वेश्चंस आपने काफ़ी अच्छे से समझा होगा। इन क्वेश्चंस को ध्यान से आप देखिए, है ना, और इनको फिर से आप चाहे तो एक बार एनालाइज कीजिए। इनके क्वेश्चंस को आप देखिए, है ना, उसको आप हिंदी कीजिए, क्वेश्चंस को समझिए क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है, और ज़रूर से अच्छे से इसे कॉपी पे नोट कीजिए। आज क्रैश कोर्स डे 2 था, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज क्रैश कोर्स डे 2 से एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चंस पक्का देखने को मिलेंगे, और जिनको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, उनका आंसर्स को लिख पाएंगे। स्टोरी ऑफ इंग्लिश काफ़ी अच्छी नॉलेजेबल बुक है, और इसे मैं अमृत कहता हूँ क्योंकि इसमें बहुत कम पढ़ के हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया, इसको देख लिया है, इसको प्रैक्टिस भी किया है, और आप अब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि मोबाइल में रहता है तो स्क्रीनशॉट कोई लेते हैं, स्क्रीनशॉट रख लिया, बाद में देख लेंगे, स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं होता है। आप इसको रिटन फॉर्म पर लीजिए, अपने कॉपी में नोट कीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आप प्रैक्टिस कर सकें, और प्रैक्टिस करने के बाद इस वीडियो से आप अपने करेक्ट आंसर्स को देख सकें। तो फिर से मैं एक रिक्वेस्ट ही करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दूसरी चीज़, ये सीरीज़ लगातार जारी रहेगी। आज सेकेंड डे था, वापस कल मिलते हैं क्रैश कोर्स डे 3 के साथ। कल की टॉपिक और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो घबराइएगा नहीं, बने रहिएगा, और भ्रामक प्रचार से बचें कि 2 घंटे के शॉर्ट्स में 95 प्लस लाइए। अगर 3 घंटे का वीडियो देख के 95 प्लस आता तो पूरा बिहार का बच्चा बेवकूफ़ है क्या, कि पूरे साल मेहनत करता है, पूरे साल पढ़ता है। तो करिश्मा एक दिन में नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और थंबनेल देख के, है ना, घन चक्कर में मत पड़िएगा, आपके लाइफ का सवाल है। और बस एक ही बात ध्यान रखना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मौका है, जान लगा दीजिए अपने सपनों के लिए, माता पिता के सपनों के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक, कंटिन्यू करते रहेंगे सीरीज़। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।